हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम दो पार्ट में कर चुके थे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी भौतिक और जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं धातु और अधातु के उनके। और हमारा चैप्टर चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी पदार्थ, धातु एवं अधातु वाला। तो इसी में आज तीसरे पार्ट में पढ़ते हैं आगे बच्चों। और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की या विस्थापन अभिक्रिया की, तो हम सभी जानते हैं कि धातु अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, कुछ कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो जो कम अभिक्रियाशील धातु होते हैं वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, और जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु हैं वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। होता यह है कि विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो जो कम रिएक्टिव होते हैं उसे अपनी जगह से हटा देते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया बच्चों। जैसा कि यहाँ पे एक अभिक्रिया द्वारा दर्शाया भी गया है और नीचे इसका ऑब्जर्वेशन दे रखा है बच्चों। ये कॉपर सल्फेट और जिंक की अभिक्रिया हुई, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। इसी तरीके से कॉपर सल्फेट और आयरन की अभिक्रिया हुई, फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। ठीक है, अब इससे क्या एक चीज हमें पता चलती है कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को जलीय विलयन में विस्थापित कर सकता है, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। यानी देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन लेस रिएक्टिव मेटल्स ट्राई टू रिप्लेस मोर रिएक्टिव मेटल। और कुछ कुछ ये रिएक्टिविटी सीरीज भी दिखा रखी है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अगले वाली वर्कशीट में आपको बेसिक चीज़ें बताई गई है, वापस से रिपीटेशन किया गया है। यानी कि मेटल और नॉन मेटल में आपके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, भौतिक गुणधर्म है, उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पे अवस्था कैसी होती है उनकी, अपीयरेंस कैसा होता है, कठोरता, मेलेबिलिटी या आघातवर्धनीयता, तन्यता या डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी या चालकता, ध्वनिक या सोनर्स। तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं बच्चों। अपीयरेंस कैसा होता है, दिखावट कैसी होती है, चमकदार होती है, चमकीली होती है, अधातु नहीं होती। अवस्था कैसी होती है, यानी स्टेट कैसा होता है, ये सॉलिड होती हैं ज़्यादातर, एक्सेप्ट मरकरी। बाकी सब ये सारे के सारे जो अधातु हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकते हैं, यानी कि ठोस, द्रव्य और गैस अवस्था में पाई जाती हैं। हार्डनेस या कठोरता कैसी होती है बच्चों इनकी, जो मेटल होते हैं या धातु होते हैं वो सबसे ज़्यादा कठोर होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को क्या कर सकते हैं, चाकू से काटा जा सकता है। अब अधातु कैसे होते हैं, अधातु मुलायम होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। हीरा जो होता है वो काफ़ी कठोर होता है बच्चों। फिर मेलेबिलिटी, जिसे हम आघातवर्धनीयता कहते हैं, यानी कि पीट कर इन्हें शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, धातु या मेटल को शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि अधातु या नॉन मेटल को नहीं किया जा सकता बच्चों। फिर डक्टिलिटी यानी कि तारों में परिवर्तित करना, तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, किसे, धातु को यानी मेटल्स को, अधातु को या नॉन मेटल को नहीं किया जा सकता। फिर है कंडक्टिविटी हीट की हो या इलेक्ट्रिसिटी की हो, मेटल कर सकते हैं, यानी कि जो धातु होते हैं विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु जो होते हैं वो कुचालक होते हैं या इंसुलेटर होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट को आपको देखा होगा कंडक्टर है वो। फिर है सोनरस, यानी एक दूसरे से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, जो धातु है ध्वनिक है, जबकि अधातु सोनरस या ध्वनिक नहीं है। कुछ उदाहरण दिए हैं बच्चों इसके, आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर। और अधातु के या नॉन मेटल के कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन इत्यादि। नीचे सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके, जैसे दे सकते हैं। फिर रिपीटेशन में दिखाता है बच्चों ये जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है,
यानी कि आपकी कौन सी प्रॉपर्टीज, रासायनिक प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुणधर्म। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो धातु ऑक्साइड बनाती है, यहाँ पे भी अधातु ऑक्साइड बनता है। फिर नेचर ऑफ ऑक्साइड कैसा बनता है, यहाँ पे बेसिक बनता है, यानी कि क्षारीय प्रकृति का बनता है। और इधर की साइड में कैसा बनेगा बच्चों, ये कैसा बनेगा, अम्लीय प्रवृत्ति का बनेगा, यानी कि इधर लाल लिटमस को, रेड लिटमस को ब्लू में बदलेगा और इधर ब्लू को लाल में, और इधर की साइड में भी यही होगा बच्चों। फिर रिएक्शन विद वाटर, यानी कि पानी के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया। तो जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। और जो पानी के साथ नॉन मेटल होते हैं धातु, तो अभिक्रिया नहीं करते हैं बच्चों। फिर HCl और H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करता है तो मेटल साल्ट या लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस को निकाल देता है बच्चों, ठीक है। और जो अधातु है, नॉन मेटल, अभिक्रिया नहीं करते हैं। फिर आता है आपका रिएक्शन विद NaOH, तो इसके साथ भी सेम ऐसे रिएक्शन होता है और अधातु के साथ एक अभिक्रिया जटिल हो जाती है थोड़ी सी। फिर आपने क्या पढ़ा था, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या कहती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या बताती है कि एक जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन में डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। इसे हम विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं बच्चों। इसके बाद इसके नीचे भी क्वेश्चन दिए हैं बच्चों कुछ। अब आपका बचता है क्या चीज़ बच्चों, एक तो बच्चा है बच्चों आपका रिएक्टिविटी सीरीज की अभिक्रियाशीलता कैसे जो है बदलती है। तो यहाँ पे पोटेशियम यानी कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, और जो गोल्ड है Au, सोना जो है सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो ये ही इसकी अभिक्रियाशीलता का एक पूरा का पूरा स्केल है बच्चों, ठीक है। इसके बाद है बच्चों मेटल और नॉन मेटल का यूज़ या उनके उपयोग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों हम धातुओं के उपयोग या मेटल के उपयोग की। इनका उपयोग कहाँ किया जा सकता है, हमारे जो सोने चांदी के आभूषण बनते हैं उसमें किया जा सकता है। ऑटोमोबाइल के, एरोप्लेन के, ट्रेन के पार्ट बनते हैं उनके लिए किया जा सकता है। चद्दर बना करके हाउस के ऊपर, जो घरों के ऊपर चद्दर बिछाई जाती है उसके लिए काम किया जा सकता है। विद्युत के उपकरण तथा जो तार वगैरह होते हैं उसके लिए किया जा सकता है। फिर बर्तनों को बनाने के लिए किया जा सकता है बच्चों। और एक जो हमारा कक्ष तापमान पे लिक्विड रहता है या द्रव्य अवस्था में रहता है मेटल हमारा, जिसे हम मरकरी कहते हैं, पारा भी जिसे कहते हैं हिंदी में, उसका उपयोग हम थर्मोमीटर के तौर पे कर सकते हैं बच्चों। अब बात आती है यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स की, यानी अधातुओं के उपयोग की। तो अधातुओं का उपयोग कई चीज़ों में किया जा सकता है, जैसे कि पेंसिल हो गया, कोयला हो गया, बैटरी इत्यादि में। फॉस्फोरस जैसी धातु का उपयोग कैसे कर सकते हैं हम, पटाखे, माचिस, विस्फोटक बनाने में, ठीक है। सल्फर का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं हम इसका इस्तेमाल मेडिसिन बनाने में, गन पाउडर और एसिड बनाने में कर सकते हैं, यानी बारूद और एसिड बनाने में और दवा बनाने में कर सकते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग कर करते हैं बच्चों हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड बनाने, यानी उर्वरक और कीटनाशक बनाने में। फिर आयोडीन का उपयोग एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक दोनों तरह की दवाइयों को बनाने में कर सकते हैं बच्चों हम। फिर है ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन के लिए और बर्निंग ऑफ फ्यूल के लिए, यानी जो ईंधन है उसे जलाने के लिए, दहन के लिए और सांस लेने के लिए। क्लोरीन का उपयोग पानी को शोधन करने के लिए या प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए कर सकते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। ये छोटे छोटे इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है वो जरा समझ लीजिए। विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन यूज्ड फॉर हीलिंग ऑफ वुंड्स। चोट पर लगने वाली दवा में किस अधातु का उपयोग होता है, तो ये होता है बच्चों आयोडीन का। एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक दोनों तरह की दवाइयाँ बनती हैं इसमें, और टिंचर आयोडीन जो एक सॉल्यूशन होता है वो बनाया जाता है, उसके द्वारा चोट पे लगाने से वो ठीक हो जाता है बच्चों। फिर एक आपका क्वेश्चन आता है खाना पकाने के बर्तनों को धातुओं से क्यों बनाया जाता है। तो क्यों बनाया जाता है, उसका कारण ये है कि ये जो धातु बर्तन होते हैं वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।